ओके, नाउ वेव ऑप्टिक्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रूव करता है कि लाइट वेव है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। इंटरफेरेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोग साउंड वेव के लिए भी पढ़े थे, ठीक है। और लाइट वेव में उसका एप्लीकेशन कैसा है और वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो अप करता है उसके लिए वो हम लोग को समझना आता है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इंटरफेरेंस। अब listen to this very carefully. इंटरफेरेंस कब होता है? जब एक ही जगह में क्या होता है, दो अलग अलग सोर्स होता है। मतलब जो हम टीचिंग बंद कर देने के साथ साथ क्लास में शुरू हो जाता है, सब और एक साथ बक करने लग जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस? एक मजेदार चीज होता है जो हम लोग समझते भी है और इग्नोर भी करते हैं। क्या? अगर तुमको कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रेंड का बात सुनना है, तुम कंसंट्रेट करोगे तो उसका बात क्लियरली तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करोगे सो इट विल बी अ chaos। किसी का भी बात तुमको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। इंटरफेरेंस एक्चुअली में भी ऐसा ही होता है। कभी ये ट्राई करके देखना, एक स्टेशनरी अगर वो रहेगा, चल रहा है, एक स्टेशनरी अगर क्या रहेगा, वाटर रहेगा, वहां पर हम लोग एक स्टोन ड्रॉप किया, विल क्रिएट रिपल्स। तुम और एक स्टोन के पास ड्रॉप कर दो तो देखना वो भी अपना रिपल क्रिएट करेगा, लेकिन ये वाला रिपल उसको डिस्टर्ब, दे विल जस्ट ओवरलैप ऑन वन अनदर और पास आउट हो जाएंगे। मतलब एक दूसरे के ऊपर से पास करके चले जाएंगे बट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब एक का होने से दूसरे का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नेट जो प्रोसेस होगा वो डिस्टर्बिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक के लिए दूसरा रुक जाए, वो नहीं होगा। The second will move as if the first one is not present at all. The same thing happens in a class. बहुत सारे जन जब एक साथ बक करते हैं ना, तब क्या होता है, कोई नॉर्मली क्लास में आ जाएगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि सब लोग ऐसे बक कर रहे हैं। लेकिन इफ यू फोकस ऑन एनी वन पर्सन प्रॉपर्ली, तब देखना कि उसका बात पूरा तुमको सुनाई देगा and you'll be able to understand. हाँ, it has to be loud. अगर बहुत whispering होगा, बहुत छोटी लो वॉइस का, तब सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर तुमको सुनाई दे रहा है, if you concentrate, you'll be able to listen to it clearly. समझ आया? अब क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो और मेरा क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो तुम लोगों को पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर मैंने एक स्टोन ड्रॉप किया, तो क्या करेगा ये? रिपल्स क्रिएट करेगा। So ये रिपल्स क्लासिक होकर एक जिस पर डॉक्टर बाड़ी केस ना तो बाड़ी बुकला अपनी करो। Now in the same place I drop another this I drop another stone. আরেকটা স্টোন ড্রপ করেছি, সেটা একটু রিপলস করে, একটু লাইট রিপলস তৈরি করছে। This is better. Visible. So what is happening, this will also have its wavefronts in the same region, so it will exactly look like this. एक ripples create करेगा, दूसरा ripples create करेगा, they will be overlapping on one another over this region. तो ये region में जो system create होता है उसको हम लोग बोलते हैं interference pattern, ठीक है। अब ये interference में actually में होता क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। राइट, सुपरपोजिशन का एक टाइप है इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन का ही एक टाइप है इंटरफेरेंस। सो दीस टू सोर्सेस ऑफ वेव्स आर क्रिएटिंग वेव्स एंड दीस वेव्स आर बीइंग सुपरइम्पोज्ड ऑन वन अनदर एंड दैट इज क्रिएटिंग अ इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि जब इंटरफेरेंस होता है तब होता क्या है एक्चुअली, थोड़ा ध्यान से सुनो। हम लोगों ने जब डिस्कस कर रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि रिपल्स हम लोगों को दिखता कैसे है, या तो वहां पर क्या होता है,
क्रेस्ट होता है या तो सो मान लो ये जो लाइंस हमने बनाया ना यहाँ पर, ये सारा क्रेस्ट लाइंस है, मतलब ये एक क्रेस्ट लाइन है, उसके बाद ये एक क्रेस्ट लाइन है, और इन दोनों के बीचों बीच जो रीजन होगा वो क्या होगा, फिर ट्रफ होगा। सो यू नो क्रेस्ट आर द पोजीशंस ऑफ हायर पोजीशन एंड ट्रफ आर द। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, कैन यू सी द पॉइंट, वो ब्लू सोर्स के लिए भी क्या पोजीशन है और रेड सोर्स के लिए भी, तो वहां पर जो दोनों डिस्टरबेंसेस है, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो ऊपर वाइब्रेट करे, तो उससे क्या होगा, उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना, वहां पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों ही तो कान पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो ऊपर उठ जाएगा ज्यादा, तो इसीलिए ये रीजन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, ये शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद है, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है, क्योंकि वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ऑलराइट, अब अगर एक ऐसा पोजीशन लेंगे, मान लो ब्लू लाइट के लिए, मतलब ब्लू सोर्स के लिए वो क्रेस्ट पोजीशन है, और रेड सोर्स के लिए देखो दो क्रेस्ट पोजीशन के एग्जैक्टली बीचों बीच है, तो वो क्या पोजीशन होगा। अच्छा, आई जस्ट एक्सप्लेन ऑन क्या मतलब क्रेस्ट का बुझते हो अच्छे ना। सी दिस इज अ सिंपल थिंग, ये अगर वेव है, these are the positions of crests, एक लोग क्रेस्ट पोजीशन वाला है, और these are the positions of trough, ठीक है सर, कैन यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये पॉइंट अगर हम लोग चूज करेंगे, ब्लू लाइन के लिए वो क्रेस्ट पोजीशन है, और रेड लाइन के लिए, रेड सोर्स के लिए ट्रफ पोजीशन है, तो ब्लू जो डिस्टरबेंस है वो क्या चाह रहा है, पार्टिकल किधर वाइब्रेट करे, और रेड क्या चाह रहा है, तो क्या होगा फिर, राइट, दे विल बैलेंस ईच अदर, वो बैलेंस कर देगा और वहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, राइट, एम्पलीट्यूड विल बिकम मिनिमम। सो दिस पोजीशंस आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हां, नहीं, परफेक्टली बैलेंस नहीं करे, बैलेंस करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना पड़ेगा ऐसा तो जरूरी नहीं ना, एम्पलीट्यूड तो अलग-अलग हो सकता है, सो मिनिमम हो जाए, द एम्पलीट्यूड विल बिकम मिनिमम, दे विल नॉट एग्जैक्टली बैलेंस ईच अदर आउट, बट द एम्पलीट्यूड विल बिकम मिनिमम। इज दैट क्लियर? हां यार, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा एक पोजीशन चूज करेंगे, यहां क्या होगा, ब्लू के लिए क्या पोजीशन है, ये ट्रफ पोजीशन, और रेड के लिए तो क्या होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव का कंस्ट्रक्टिव, क्या होगा, तो लेकिन दोनों ही नीचे जा रहे, कंस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे दोनों जाएगा तब भी तो एम्पलीट्यूड बढ़ ही जाएगा ना, एम्पलीट्यूड तो मीन पोजीशन से ऊपर भी होता है, राइट, तो इसीलिए नीचे भी जाएगा तो भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्यों बोला सर, अच्छा, माने A position का constructive interference will be like this, and A position का constructive interference will be like this, alright? And जो destructive interference होगा that will be a flat line, मतलब वहाँ पर amplitude होगा ही नहीं, vibration एकदम घट जाएगा। Is that clear? So these are the positions of constructive and destructive interferences. लेकिन light waves में हम लोगों को visually क्या दिखाई देगा वो जगह, हम तो समझे कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा, बहुत कुछ समझ लिए, लेकिन प्रैक्टिकली दिखने को क्या मिलेगा, प्रैक्टिकली दिखने को क्या मिलेगा, राइट, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सो एम्पलीट्यूड जहां पर ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज, और जहां पर एम्पलीट्यूड कम होगा वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी। एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सारा सिचुएशन एनकाउंटर किए हैं जहां पर मोर देन 2 सोर्सेज ऑफ लाइट रहता है, जैसे ये रूम में ही देखो 2 ट्यूबलाइट है, लेकिन यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है हम लोग कहीं पर, एवरीडे लाइफ में दिखता नहीं है। क्यों दिखता नहीं है, आई डिस्कस, ठीक है, बट एक जगह है जहां दिखता है। कभी हैव यू एवर ट्राइड टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ अ CRT टेलीविजन विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल कैमरा, मतलब नॉट द फ्लैट टीवीज, फ्लैट टीवी नहीं, जो पुराना टीवी होता है ना, बड़ा बक्सा वाला, उसको जो स्क्रीन है ना, उसके सामने अगर तुम मोबाइल का वो लेके जाओगे ना, तो वहां पर ऐसे लाइंस रोल होती है, रेड ग्रीन ब्लू तो कलर्स ऑफ लाइट है, लेकिन अगर तुम मोबाइल से कोई पिक्चर लेने जाओगे ना, तो देखना वहां पर ऐसे ब्लैक और व्हाइट लाइंस आते हैं,
So that is exactly what interference is taking place. तो जो जहां पर डार्क दिखेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहां पर एम्पलीट्यूड घट गया है इसलिए लाइट का इंटेंसिटी घट जाता है, और जहां पर ब्राइट दिखेगा दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब तुम लोग पूछोगे कि सर एवरीडे लाइफ में क्यों नहीं दिखता है? द रीजन इज दीज सोर्सेस ऑफ लाइट आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम लोग को विजुअली देखना है तब दो सोर्सेस ऑफ लाइट को कोहेरेंट सोर्सेस होना पड़ेगा। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट आर दोस जिसमें रेज ऑफ लाइट का सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होता है, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होना पड़ेगा, तभी कोहेरेंट सोर्सेस बनेगा, अदरवाइज कोहेरेंट सोर्सेस नहीं बनता है। इसीलिए एवरीडे लाइफ में तभी तुमको कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। सो अ साइंटिस्ट नेम्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, उन्होंने एक मेथड बनाया था टू फॉर्म कोहेरेंट सोर्सेस। वो क्या है, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर, बट फॉर द टाइमिंग पहले मुझे ये बताओ इंटरफेरेंस क्या होता है, समझ में आया? उसका जो दो आउटकम्स हो रहा है वो समझ में आया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? क्या होता है? हाँ, अरे बोल रहे सब बोल रहे, ठीक है। पहले ये बताओ इंटरफेरेंस क्या होता है, समझ में आया? तो पहले हम लोग इसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिजिकल एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही एक चैप्टर है जहां पर जो सिचुएशंस है, मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन लोगों को पहले मैथमेटिकली डिड्यूस किया गया था, उसके बाद इसका फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, ठीक है। सो पहले हम लोग इसका मैथमेटिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद फिजिकली क्या हो रहा है वो समझो। क्लियर? अब जल्दी से इसका अच्छा, वेव ऑफ एक्स वेव्स जब हम लोग किए थे, EM waves, we did represent the waves with an equation, wave equation। क्या रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने? sin omega t minus kx या kx minus omega t, जो भी कुछ है, omega t minus kx से y1 y2 let's take this y1 e1 sin omega t minus kx। हाँ बोलो না, ইন্টারফারেন্সটা কখন দেখা যায় আর কি করে দেখা যায় সেটা আমি বলবো, পুরোটা বলবো, ঠিক আছে? कौन सा? नहीं, ये तो वेरिएबल है, उसको x1 x2 नहीं लेना, these are variables। even y और ये y भी वेरिएबल है, but since they are two different sources of waves, इसीलिए हम लोग अलग-अलग लेंगे, ठीक है? So we are taking two different sources of wave, एक है e1 sin omega t minus kx और इसको लेते हैं प्लस डेल्टा, ठीक है? ओमेगा t minus kx plus minus kx plus डेल्टा। क्यों? जस्ट टू हैव सम फेज डिफरेंस, मतलब दोनों एक साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, एक अर्ली स्टार्ट किया है एक लेट स्टार्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों का ओमेगा और के एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स द टू सोर्सेस ऑफ लाइट कोहेरेंट। कोहेरेंट तभी बोला जाएगा जब ओमेगा दोनों का सेम होगा और के दोनों का सेम होगा। सर मुझे अच्छा अच्छा, তাহলে এবারে যেটা বলছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। y is equal to y1 plus y2, मतलब the net displacement at the position where they are overlapping। दो वेव जहां ओवरलैप कर रहा है वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट इज y1 plus y2। तो अगर हम लोग y1 plus y2 करेंगे we will get e1 sin omega t minus kx plus e2 sin omega t minus kx plus डेल्टा, राइट? अब हम लोगों को क्या करना है, we have to express this as a single trigonometric function, तभी उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा, मतलब उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। सो these are the two different amplitudes e1 and, अब क्या कर रहे हैं देखो, ये हम लोग पहले भी किया है, प्लस इसको कंपाउंड एंगल्स में ब्रेक कर देते हैं, sin A cos B plus cos A
Alright. Now if we open up the bracket and take the sin omega t minus kx common, this will give us e1 plus e2 cos delta sin omega t minus kx plus e2 sin delta cos omega t minus kx. Yeah. Now we are making a small substitution. Yeah. Let e1 plus e2 cos delta is equal to e cos phi and e2 sin delta is equal to e sin phi. क्यों कर रहे हैं? Why am I doing this? कोई एक दूसरा मतलब कोई एक वैल्यू ऑफ एंगल, कोई भी एक एंगल कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल नहीं है। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t और x ना, तो इसको छोड़ के ये पूरा चीज कांस्टेंट है और ये वाला कोई चीज भी कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट्स को हम लोग अलग-अलग से a cos थीटा a sin थीटा लिख सकते हैं, राइट? दिस इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन वी हैव डन अर्लियर आल्सो। सो व्हाई टू ब्रिंग इट इनटू अ सिंगल कंपाउंड एंगल फॉर्मेट, ये क्या हो जाएगा, e cos phi sin omega t minus kx plus e sin phi cos omega t minus kx. So this will be sin a cos b plus cos a sin t. So that will be e sin of omega t minus kx plus phi. Clear? Yes or no? Now you'll have a question, say why did we do this? Because until and unless we are converting into a single trigonometric function, we will not get कि उसका coefficient क्या है. So this is what we are interested about. We are not interested about this whole thing. We are only interested about. अब ये कैसे मिलेगा? देखो ये वाला जो substitution हम लोगों ने किया है, इसको और इसको अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो ये ना मिल जाएगा. दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से cos square phi plus sin square phi, right? So if we square them up and add them, तो e का वैल्यू क्या मिल रहा है? पहले लिख लेते हैं, e क्या है? Amplitude of the resultant wave. Square कहाँ से आएगा? Square कहाँ से आएगा? Square cos phi plus b square sin ओ अच्छा हाँ, इन दोनों हाँ राइट लेकिन स्क्वायर रूट कर देंगे ना तब आ जाएगा। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, e स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर phi इज इक्वल टू e1 प्लस e2 cos डेल्टा होल स्क्वायर प्लस e2 sin डेल्टा होल स्क्वायर। इधर क्या होगा, e स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर phi plus cos स्क्वायर phi will be 1 and over here it will be e1 square plus twice e1 e2 cos delta plus e2 square cos square delta plus e2 square sin square delta. So this will be 1 and we'll have e square equal to, देखो ये cos square delta plus sin square delta will be 1, तो ये दोनों में से sin square delta plus cos square delta 1 हो जाएगा, तो ये इसका e1 square plus e2 square plus twice e1 e2 cos delta. So e का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ this whole thing, e1 square plus e2 square plus twice e1 e2 cos delta. Clear? Hi Anna. So the resultant amplitude depends on e1 and e2 and also the phase difference between them. Delta is the phase difference between the two sources. ठीक है? अच्छा एक छोटा सा चीज हम भूल गए, ये जो स्टार्ट किया था y1 and y2 लिख के, उसके ऊपर थोड़ा सा जगह होगा एक लाइन लिखने के लिए, लिखो वहां पर एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा लिख लो, let the equation of the two interfering waves be. Let the equation of the two interfering waves be.
let the equation of two interfering waves be बोल के ये दो, ठीक है, और इसके बाद ठीक है. सो दिस is the equation of the resultant vibration at any point and we are interested only about the amplitude. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पोजीशन सिग्निफाई किया बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड. तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या मैथमेटिकल कंडीशन सैटिस्फाई होने से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनता है और क्या कंडीशन सैटिस्फाई होने से मिनिमम एम्पलीट्यूड बनता है. ठीक है, पहले ये जल्दी से बना लो, उसके बाद बताते हैं क्विकली. Now, what is the condition? How did we put up the condition for constructive interference? Condition of constructive interference. So, what is the condition for constructive interference? No. पूरा interference hover condition. Constructive interference hover condition टा की बोलना. अब उल्टे देखते हैं. एक तो आगे डिस्कस करता कि बोला मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम समझा है. सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, राइट? सेम फेज में वाइब्रेट करेगा तो दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का कंडीशन ही है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना पड़ेगा. सेम फेज, हाँ, एक जगह में दोनों का एम्पलीट्यूड रहना पड़ेगा तभी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. हाँ, सो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम मींस E. What did we find out the resultant amplitude as? Root over of E1 square plus E2 square plus 2E1 into cos twice E1 into delta. तो मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा चीज मैक्सिमम कब होगा? जब cos डेल्टा मैक्सिमम होगा. सो फॉर E to be maximum, cos delta should be 1. That means delta should be equal to 2n pi. Delta should be equal to 2n pi. You know why 2n pi? हाँ, मतलब 2n pi जनरल सॉल्यूशन क्यों है कि 2 pi का कोई भी मल्टीपल हम लोग लेंगे cos delta will be 1. Is that clear? So this is the condition you need to understand for constructive interference to take place. क्या condition है? Delta क्या था? What was delta? फेज डिफरेंस. दो जो कंस्ट्रक्टिव वेव, दो जो इंटरफेरिंग वेव्स है, वो दो इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस. सो द कंडीशन इज देयरफॉर कंडीशन इज फेज डिफरेंस व्हिच इज नथिंग बट द डेल्टा. ठीक है, हां, फेज डिफरेंस should be equal to 2n pi or multiple of 2 pi. Integral multiple of 2 pi. Is that clear? Phase difference अगर integral multiple of 2 pi होगा तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग देख पाएंगे. अब इसको अगर फिजिकली तुम लोग समझने का कोशिश करो, कि विजुअलाइज करने का कोशिश करो कि हो क्या रहा है. वहां पर अगर 2n pi का मल्टीपल होता है ना, तो क्या होता है, अगर फर्स्ट वेव ऐसा है, सेकंड वेव अगर कोई भी दूसरा पोजीशन से आ रहा है, डजंट मैटर, कोई भी दूसरा पोजीशन से आ रहा है, जहां पर वो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं ना, वहां पर दे विल बी एग्जैक्टली ऑफ द सेम फॉर्म. मतलब क्रेस्ट की जगह होना चाहिए, ट्रफ के जगह होना चाहिए. एग्जैक्टली ऐसे मैच करेगा तभी वहां पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करता है. ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर तो ये फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव 2n pi होने का मतलब क्या है? अब देखो,
एक चीज थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि ये अगर विजुअलाइज नहीं करोगे ना तो इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से, एक वेव ऐसे होता है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है, मान लो यहां से जो शेप है वही शेप यहां से फिर से रिपीट हो रहा है ना। सो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है, यहां से यहां तक कितना एंगल होता है मतलब साइन कर्व, ये मैक्सिमम होता है पाई बाय 2 में, 0 होता है पाई में, ये 3 पाई बाय 2 में, ये 2 पाई में होता है। सो इसीलिए अगर दूसरा वेव को एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर रहा है, मतलब उसका पोजीशन और इसका पोजीशन के बीच में एग्जैक्टली 2 पाई का इंटरवल होना है, तभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर पाएगा। एक बहुत फिजिकल सिचुएशन है, आई डोंट नो क्या होगा, हाँ 0 भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है। तो ये एक फिजिकल सिचुएशन है जो हम लोग क्लास में शो कर सकते थे अगर हम लोग के पास वो डिवाइस होता तो। देखना वो एक का क्रेट्स होता है, देखा है कभी? एक का जो कार्डबोर्ड का क्रेट्स होता है, ऐसे एम्बुलेशंस रहते हैं उसमें, राइट? तो उसके अंदर जब एग्स रहता है ना, तो उन लोग क्रेट को, एक क्रेट को एग्जैक्टली दूसरा क्रेट के ऊपर प्लेस करते हैं। लेकिन जब एग्स नहीं रहता है तब उतना जगह नहीं लेने के लिए, कम जगह रखने के लिए उन लोग ना ऐसे प्लेस करते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एग्जैक्टली प्लेन हो जाए। जब वो एग्जैक्टली प्लेन हो रहा है, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिचुएशन। और जब एक अंदर रहता है, एक दूसरे के ऊपर खड़ा हो जाता है, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स एग्जैक्टली ऐसे होते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दूसरा वाला वेव ठीक उल्टा होता है। समझ आया? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअली में क्या होता है, यस और नो? तो जल्दी से हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन कर लेते हैं। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा यहीं पर कर लेते हैं ना, एक छोटा सा चीज कर लेते हैं कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने से पहले। डू यू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? क्या रिलेशन है? हाँ क्या ना? अच्छा मुझे बताओ, अच्छा यहीं पर कर लेते हैं, सब लोग बोर्ड में देखो एक बार, बोर्ड में देखो सब लोग। यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस कितना है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होता है मालूम है? राइट। सो लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, तो यूनिट पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा होता है। सो x पाथ डिफरेंस के लिए, मतलब डेल्टा x पाथ डिफरेंस के लिए ये 2 पाई बाय लैम्डा इनटू ये फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम लोग उल्टा करते हैं, एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, सो 2 पाई के लिए लैम्डा है, यूनिट फेज के लिए लैम्डा बाय, तो डेल्टा मतलब ये फेज डिफरेंस डेल्टा था ना, डेल्टा, ये डेल्टा के लिए कितना होगा, लैम्डा बाय 2 पाई इनटू दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। ठीक है, सो रिलेशन क्या है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द रिलेशन, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। अब देखो यहां पर फेज डिफरेंस कितना मिला, देयरफॉर पाथ डिफरेंस कितना होगा बोलो, लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 2 पाई कैंसल्स। एग्जैक्टली, मतलब वेवलेंथ का अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा, व्हाट क्या, पाथ डिफरेंस, मतलब फर्स्ट वेव जितना पाथ ट्रैवल किया है और सेकंड वेव जितना पाथ ट्रैवल किया है, दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस अगर एक वेवलेंथ का मल्टीपल होगा तभी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। इज दैट क्लियर? मतलब तभी ऐसा ओवरलैपिंग। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव। देखो ये देखो एक वेव एग्जैक्टली दूसरा वेव का नीचे आ रहा है ना, अगर मान लो ये वाला वेव यहां से स्टार्ट किया है
और इसमें 10 ठो वेव है और ये वाला वेव यहां से स्टार्ट किया है और यहां पर 7 ठो वेव है, तो एग्जैक्टली 10 ठो वेवलेंथ और 7 ठो वेवलेंथ में एक इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ का डिफरेंस है, तभी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मान लो ये जितना है और ये जितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3.5 वेवलेंथ का है, तब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। अब देखो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन for I'll show this once again, I'll make you understand this clearly, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या होगा बोलो जल्दी से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कोई नहीं देखेगा ऐसा है, बहुत लंबा हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, E will be minimum, amplitude is minimum, minimum amplitude कब होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन में cos डेल्टा मिनिमम होगा, cos डेल्टा का मिनिमम वैल्यू कितना है -1, therefore E will be minimum if cos delta is equal to -1। अब cos delta -1 कब होता है, डेल्टा इक्वल टू 120 और मेरे नाम पे 12 प्लस 1 बाय ऑड मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई था और ये ऑड मल्टीपल पाई, मतलब 180 डिग्री ताकरे 360 प्लस 180 प्लस 720 प्लस 180 ऐसे करते जाएगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। सो ये अगर होगा मतलब ये वाला क्या है, कंडीशन इज फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस, फेज डिफरेंस should be equal to 2n plus 1 pi, that is odd multiple of pi। So therefore path difference क्या होगा बताओ, path difference क्या होगा, this into lambda by 2 pi। थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पाई पाई कैंसल्स, ये क्या हो रहा है, वहां पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ था ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2। सो अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इट विल बी n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, देखो आया ना, क्या हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो रहा है, लास्ट में एक लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस है। तो अभी मैंने बोला ना, एग्जांपल लिया कि 3.5 लैम्डा अगर होगा पाथ डिफरेंस, तब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, और उसके बीच में अगर कोई कुछ होगा 3.25 3.33 उसमें कुछ नहीं होगा, ना तो कंस्ट्रक्टिव ना तो डिस्ट्रक्टिव, समझ में आया ना। अच्छा, अब ये जो पाथ डिफरेंस वाला कांसेप्ट है ना, आई नो वेरी वेल कि किसी को समझ में नहीं आया अच्छे से। ये पाथ डिफरेंस वाला कांसेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो, तभी समझ में आएगा। जो हम लोग इनिशियली एग्जांपल लिए थे ना कि यहाँ पर एक सोर्स है और इसमें से क्या हो रहा है, रिपल्स क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर और एक सोर्स है जिसका भी रिपल्स क्रिएट हो रहा है, राइट। एवरीवन लुक एट द बोर्ड, जल्दी से एक बार देखो बोर्ड में, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये S1 सोर्स है मान लो, और ये मान लो। अब अगर यहाँ एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे तो S1 से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द पाथ ऑफ द फर्स्ट वे, और S2 से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दिस इज द पाथ ऑफ द, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये पाथ और ये पाथ एग्जैक्टली सेम है क्या, तो यही बोल रहा है कि ये पाथ और ये पाथ का जो डिफरेंस है, मतलब S2P माइनस, are you getting me? S2P माइनस S1P, मतलब S2P डिस्टेंस माइनस S1P जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस इक्वल टू n लैम्डा हुआ तब P पॉइंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर वो डिफरेंस कितना है 2n plus 1 into लैम्डा by 2 हुआ, तब वो क्या होगा, अब समझ में आया पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, समझ में आया सब लोगों को, क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
सिर्फ देखो एक ही डायग्राम बोलना था तब पूरा